नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही रोचक मुद्दे पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को ऊपर दिख भी रहा होगा, भारत का राष्ट्रभाषा क्या है। क्या हिंदी हमारे देश का राष्ट्रभाषा है या फिर अपने वहाँ राष्ट्रभाषा कुछ है ही नहीं। और आज हम लोग इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं, ये मुद्दा चुनने के पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। आप लोग को ये पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताने के लिए कुछ स्कूलों में हम लोग गए हुए थे। वहाँ पे लगभग हर बच्चों से, हर स्कूल में मैक्सिमम क्लासेस में मैक्सिमम बच्चों से हमने एक क्वेश्चन पूछा, बेसिक क्वेश्चन, छोटा सा। जब मैं ये क्वेश्चन बोलूँगा आपको खुद लग जाएगा कि ये कितना बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको ये सवाल तो जानना ही चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपको होनी ही चाहिए। हमने क्वेश्चन क्या पूछा, बेटा एक बात बताओ, अपने वहाँ का राष्ट्रभाषा क्या है। और जैसे ही हमारे मुंह से ये सवाल निकला कि अपने वहाँ का राष्ट्रभाषा क्या है, बच्चे के मुंह से जवाब क्या आ रहा है, सर हिंदी। मैंने बोला बेटा गलत है, हिंदी तो अपने वहाँ का राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आगे से जवाब क्या आ रहा है, सर संस्कृत। जब हमने ये बोला कि संस्कृत भी नहीं है तो सामने से जवाब क्या आ रहा है, इंग्लिश। और ये बड़ी रोचक बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये कह के मुझे दुख भी हो रहा है, और अगर ये बात सुन के किसी को दुख लगे तो भैया मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जब मैंने ये सवाल पूछा तो मेरा एक नज़र टीचर के चेहरे पे जा रहा था, और जब मैं टीचर के चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहा था मुझे मामला डामाडोल लगा। क्योंकि 80 to 90% टीचर के चेहरे का एक्सप्रेशन देख के मुझे लगा कि सर मामला तो डामाडोल है, मामला तो गड़बड़ है। अब अगर बच्चा नहीं जानता है तो इसकी गलती क्या बच्चे की है, या फिर स्कूल की है, या फिर टीचर की है। बच्चे की तो गलती नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर आपको ये जो लेक्चर अगर आपको पता होता भारत की राष्ट्रभाषा, या फिर आपको छोड़िए ये टॉपिक, अगर आपको बेसिक स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है अगर आपको वो जानकारी पहले से ही होता तो क्या आप उस स्कूल में पढ़ने जाते? क्या आप वहाँ पे जाते? नहीं जाते। आपको ज्ञान की कमी है, आपको हर एक चीज़ नहीं आता है, आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ही आप स्कूल में जाते हैं। और अगर आप जो सीखना चाहते हैं, स्कूल में जाते हैं जो सीखने के लिए, अगर आपको वो नहीं मिला तो फिर कमी आपकी तो नहीं है। हम तो सर स्कूल भी आ रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेगुलर फी दे रहे हैं, फिर भी हमें अगर जानकारी न मिले तो ये गलती तो स्कूल की होगी ना, ये गलती तो टीचर की होगी। अब ये जानकारी वहाँ पर बच्चों से पूछा गया कि सर बेटा एक बात बताओ, भारत का राष्ट्रभाषा क्या है। बच्चा अगर नहीं जान पा रहा है भारत का राष्ट्रभाषा क्या है तो ये कमी तो टीचर की है, ये कमी तो स्कूल की है। यही सारे मुद्दे देखते हुए, अच्छा एक और बात, कल जब मैं कोचिंग लेने गया अपने सेंटर पे, जब मैं कोचिंग दे रहा था उस समय एक बच्चा हमारे सामने आ रहा है। वो वही बच्चा था, उसके स्कूल में हम लोग गए हुए थे। बच्चा आके हमसे ये बोल रहा है कि सर आप परसों हम लोग के स्कूल में आए हुए थे। हाँ, आज तीसरा दिन है, आज संडे है, आज स्कूल सारे बंद हैं। परसों से हम लोग 2 दिन इस काम में लगे हुए थे। तो कल वो बोला कि सर आप कल स्कूल में गए हुए थे, कल से लेकर आज तक हमारे स्कूल में कांड हो रहा है। मैं बोला कैसा कांड है भैया, ये कैसा, मैं जाके क्या कर दिया कि तुम लोग के स्कूल में इतना कांड होने लगा। कि सर आप स्कूल में बता के आए हैं कि भारत का कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। स्कूल में बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे टीचर आपस में लड़ रहे हैं। यार जो सर बता के गए हैं गलत है। हमें ये बात सुन के बड़ा दुख हुआ कि यार डायरेक्ट एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी आपसे कोई चीज़ बताता है, कोई भी जानकारी आपको कहीं से मिलती है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है और आपको लगता है कि ये जो आदमी बात बोल रहा है वो सही है, तो एक्सेप्ट करने को सीखिए। ऐसा नहीं कि यार हम एकदम सीना तान के खड़े होंगे, अपुनिच भगवान है। अगर हमें नहीं आता है तो किसी को नहीं आता है, मुझे सब आता है, जो हमें नहीं आता है वो किसी को नहीं आता, ये बात नहीं सोचना है। अगर आपको कहीं से कोई ज्ञान मिल रहा है आप उसे एक्सेप्ट करने की सोचें। दूसरी बात, अगर आपको कोई बात कुछ बता रहा है या कोई बात कर रहा है, आपको मालूम है कि आदमी ये गलत बोल रहा है और उस सवाल का जवाब आपको उससे बेहतर मालूम है, लेकिन फिर भी वो आदमी चाह रहा है आपको गलत साबित करना, तो आप एकदम सीना तान के खड़े हो जाइए सामने। भैया अगर आपको पूरी अपने बात पर भरोसा है, आप जो भी जानकारी लिए हुए हैं आप एक ऑथोराइज्ड सोर्स से लिए हुए हैं, प्रामाणिक सोर्स से अगर आप लिए हुए हैं वो जानकारी, तो आप एकदम सीना तान के खड़े हो जाइए। जो होगा देखेंगे। आप जो बात बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये इसका सही जवाब है। तो अगर आपको उस बात का जानकारी नहीं है, आपको लग रहा है कि वो आदमी जो बोल रहा है वो सही है, तो एक्सेप्ट करने का सीखें। भले वो छोटा है, बड़ा है, बाजार में खड़ा है, स्कूल में खड़ा है, फील्ड में खड़ा है, खेल रहे हैं, कहीं भी नॉलेज जहां से मिले नॉलेज ले लेना चाहिए। ये एक ऐसा चीज है कि ना कहीं जाने वाला है। अगर आप कहीं से भी मिलता है आप उसको बटोरना सीखें। और अगर सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है
उसके प्रति आपके पास सही तर्क मौजूद है तो आप दीजिए, बशर्ते अगर आपसे पूछा जाए तब तो बिल्कुल दीजिए, अगर नहीं पूछा जाए तो भी कोशिश करें कि उस आदमी को ये पता चल जाए कि मुझे गलत मालूम है, मैं जो बोल रहा हूँ अब इसके बाद कहीं और नहीं, क्योंकि आप तो नहीं लेंगे वो जानकारी, क्योंकि मालूम है कि आप वो आदमी गलत बोल रहा है, आपको सही जानकारी है। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं टोके तो फिर वो गधा पता ना कहाँ कहाँ जाकर वो बात बताएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो ऐसा होता है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, जानकारी थोड़ा सा है, जहाँ भी जाएंगे हर जगह बांटते रहेंगे, और जहाँ वो कम कम जानकारी जाएगा हर जगह कोरोना वायरस फैलेगा। तो कोरोना वायरस को फैलाने से बढ़िया है कि हम क्यों नहीं एक एंटीवायरस पहले ही दे दें। तो वो एंटीवायरस अगर देना आपके बस का है तो बिल्कुल दीजिए, और अगर आपको बस का बात नहीं है तो धीरे से आप अपना रास्ता बदले, भैया जो कर रहे हो करो, भाड़ में जाओ। लेकिन हाँ, अगर आप सही जानकारी आपके पास है और फिर भी दूसरा कोई दबाना चाह रहा है तो एकदम सीना तान के खड़े हो जाओ। क्लियर है। अब आज का मेन मुद्दा हमारा क्या है, ये तो रहा मेन हमारे लेक्चर का बैकग्राउंड कि क्यों मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास में कोचिंग में बच्चे बोले कि सर एक काम करिए, इस पर आप एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे इसके, क्योंकि 9 स्कूल हैं, 9 स्कूल में 6 से लेकर 11 तक का मामला है, बच्चे कम तो है नहीं। अब सबको एक साथ इकट्ठा करना, फिर असेंबली लगवाना और 9 स्कूल के बच्चों को एक पास बुला के ये सारा बात समझाना हमारे लिए थोड़ा सा हेडक का काम था। इसलिए मैंने सोचा कि, और सारे बच्चे हमसे चैनल पर जुड़े हुए ही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर दिया जाए। और सारे बच्चे के जो कोचिंग में मैंने बोल दिया कि ये काम करो, मैं वीडियो यहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा, तुम लोग सब अपने अपने पे फोन पे स्टेटस लगा देना, ताकि मैक्सिमम बच्चे जान जाएं। और क्योंकि मे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर हमें लोग को डिजाइन करना है, तो मे भी अगर ये क्वेश्चन आ गया तो गलत ना हो किसी का क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग भी फैला दीजिएगा, इसको आप लोग जानकारी देख लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या भारत का राष्ट्रभाषा कुछ है, क्या भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है, या हिंदी नहीं है तो क्या है, या फिर भारत का राष्ट्रभाषा कुछ है ही नहीं। और ये बात हम हवा में नहीं बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम तुक्का मारेंगे, जो भी हमारे पास प्रमाण है हम लोग सिंपल एक काम करेंगे, सीधे हम लोग घुसेंगे संविधान के अंदर। संविधान में भारत के राष्ट्रभाषा के बारे में क्या कहा गया है, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि भारत में अगर कोई भी बात संविधान से के दायरे से बाहर है वो नहीं चलने वाला है। क्लियर है। भारत में संविधान के दायरे के बाहर कुछ भी चलने वाला नहीं है, और जो बात अपने वहां संविधान में लिखा हुआ है वही ब्रह्मरेख है, उसी को मानना है, एकदम बिल्कुल मानना है। तो हम क्यों नहीं अपने संविधान के ही वजह से समझ लें, संविधान के माध्यम से समझ लें। तो इसको मैंने 4 भाग में बांट दिया है इस लेक्चर को, हम लोग ये देखेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप ये लेक्चर देखिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब इतने स्कूल में इतने बच्चों से मुझे ये रिस्पॉन्स मिला है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि और लोगों में भी इसका कन्फ्यूजन हो। तो आप लोग कोशिश करें इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि जितने लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। और अभी इसका जवाब मैं नहीं दूंगा कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है या नहीं है, इसका कंक्लूजन आप लोग के ऊपर मैं छोड़ दूंगा, आप लोग खुद इसका कंक्लूजन निकालेंगे। मैं यहाँ पे केवल प्रूफ दूंगा, जितने भी प्रूफ हैं इतिहास से लेकर संविधान से लेकर जितने भी पढ़ाई पीरियड में जितने भी आपको सबूत मिलेंगे वो सारे सबूत, जो भी सारे प्रूफ मैं यहाँ पे दूंगा, उन सारे डिस्कशन को देखने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन दैट वेदर इंडिया हैज एनी नेशनल लैंग्वेज और नॉट। इज हिंदी आवर नेशनल लैंग्वेज, इज इंग्लिश आवर नेशनल लैंग्वेज, इज संस्कृत आवर नेशनल लैंग्वेज, और इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। इट इज अप टू यू दैट यू हैव टू कंक्लूड व्हाट इज आवर नेशनल लैंग्वेज। आपको ये कंक्लूड करना है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो हम लोग 4 खंड में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब कि भारत के इतिहास में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, राजभाषा बनाया जाए, मातृभाषा बनाया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा बनाया जाए, ये इतिहास कब से चल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये मुद्दा आज का है, 2023 का मुद्दा है, ये मुद्दा काफ़ी पहले से चला आ रहा है। और बात अगर हम हिंदी के इतिहास का करें तो ये तो हजारों साल पुराना है। लेकिन भारत में हिंदी का मामला क्या है, ये कुछ साल पुराना है, और वो भी इतना कम साल पुराना नहीं है। अपने जो आज़ादी का दिन है, आज़ादी से भी पहले से ये मुद्दा चला आ रहा है। तो हम लोग पृष्ठभूमि देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है, क्या ये संभव है कि हम हिंदी को, या फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक ये संभव है, अच्छी बात है या नहीं है, क्या हम भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं या ना बनाएं। उसके बाद अच्छा, हमारा काम नहीं है इस लेक्चर में अटेंड करना, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ देख रहे हैं, ये हमारा आपका काम नहीं है, ये किसी और का काम है। लेकिन उसके सापेक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। फिर तीसरा मुद्दा हम लोग देखेंगे कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, अच्छा यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा जरूर कि भारत का राष्ट्रभाषा, हिंदी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, तो कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा है। क्या ये हिंदी राष्ट्रभाषा है,
क्या हिंदी है, हिंदी नहीं है तो क्या है, या फिर नहीं है। उसके बाद से फाइनल निष्कर्ष ये काम आप लोग को करना है कि क्या हिंदी हमारे वहाँ का राष्ट्रभाषा है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, किस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड बनाएंगे कि भारत में हिंदी को लेकर किस तरीके से मुद्दा चला आ रहा है। ठीक, चलिए। तो ये कहानी शुरू होता है 1916, और जो भी मैं यहाँ डेट लिखूंगा एक बार इस डेट को अपने दिमाग में आपको विजुअलाइज करना है कि इस समय भारत में जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो कैसी थी। तो 1916 किस चीज़ का दौर था? आपको मालूम होगा कि 1947 में हमारे वहाँ देश को आज़ादी मिला था। तो 1916 यानी कि पूरा 1947 के पहले का जो भी 20वीं शताब्दी था वो पूरा स्वतंत्रता संग्राम से जुझा हुआ था, हर तरफ आंदोलन वगैरह चल रहा था दबा के। 1916 का जो केस है, इस समय हिंदी के साथ क्या खेल हुआ, क्या मुद्दा उठा, वो हम लोग देखते हैं। 1916 के समय जो रेडियो स्टेशन था, उस रेडियो स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया? आकाशवाणी। ठीक है, रेडियो स्टेशन का नाम क्या किया गया? आकाशवाणी। ये यहाँ मैं लिखते चल रहा हूँ, आकाशवाणी। और ये नाम कौन सा नाम है? आपको नाम से पता चल रहा है, ये हिंदी नाम है। और जैसे ही रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी किया गया, मराय मलाई अडिगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मराय मलाई अडिगल, मलाई अडिगल अभी क्या है अभी समझ में आएगा। मराय मलाई अडिगल नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये एक आदमी का नाम है, मराय मलाई अडिगल नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तुरंत एक आंदोलन छेड़ दिया। एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? स्वतंत्र तमिल आंदोलन। स्वतंत्र तमिल आंदोलन। अब भैया ये आंदोलन क्यों हो रहा है? तो आपको ये जानकारी होगा कि जो भी ये स्वतंत्र तमिल आंदोलन, जो भी रेडियो स्टेशन का नाम बदल के आकाशवाणी किया गया था, ये आकाशवाणी कौन सा नाम था? हिंदी नाम। अब चूंकि हिंदी को एक नया पहचान मिल रहा है, और भारत आपको मालूम होगा विभिन्नताओं का देश है, डाइवर्सिटी का देश है। तमिल भाषा बोला जा रहा है, कन्नड़ भाषा बोला जा रहा है, बंगाली, हिंदी, हर तरीके का भाषा। अब अगर इन सारी भाषाओं के बीच एक भाषा के ऊपर जब जोर दिया जाएगा, आंदोलन होना तय है। जैसे तुरंत यहाँ आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन से जुड़े हुए दो व्यक्ति, दो युवा तुरंत अनशन पे बैठ गए। अब अनशन क्यों हो रहा है कि सर आपने क्यों रेडियो स्टेशन का नाम बदल के आकाशवाणी किया? जो नाम था उस नाम को रहने दीजिए, और किया ही तो हिंदी में ही क्यों किया? तो इस तरीके से पहला मामला उठा, इस तरीके से मुद्दा उठा कि 1916 में जब हिंदी पर एक कदम आगे बढ़ाया गया, मुद्दा उठा। उसके बाद एक केस हुआ 1937, ये हम लोग का पहला केस है। एक एक केस हम लोग देखते चलेंगे किस तरीके से हिंदी को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से उस पर विरोध हो रहा है। फिर दूसरा मामला आया 1937। ये 1937 के मामला में हम लोग को क्या देखना है? मद्रास प्रेसिडेंसी का केस, मद्रास प्रेसिडेंसी। फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी मैं यहाँ कोई डेट लिखूंगा, उस डेट को आपको एक बार विजुअलाइज करना है, अपने इतिहास में चलना है, और इतिहास में चल के आपको बस इतना सोचना है कि बात अगर 1937 की हो रही है तो इस समय हमारे देश का कंडीशन क्या था। 1947 में देश को आज़ादी मिला, ये मामला ठीक 10 साल पहले का है। 1947 से 1937, 10 साल पहले। इस समय जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था और अपने जोरों शोरों पर था। अब इस समय 1937 का केस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका सरकार बना। जैसे ही कांग्रेस का सरकार बना, इस सरकार ने स्कूलों में हिंदी शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। हिंदी शिक्षा को अनिवार्य बनाते बनाते, अब अनिवार्य बनाने का मतलब कि स्कूल में और विषय आप पढ़ें या ना पढ़ें, हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। अब हिंदी पढ़ना क्यों अनिवार्य है, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। 1937 का समय, आंदोलन जोरों शोरों पर है। अब भारत में अगर आंदोलन करना है तो कोई भी आंदोलन सफल कब होता है? जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और उसमें जनता उमड़ कर आए, तब जाके एक आंदोलन कहीं ना कहीं सक्सेस होता है। अब समस्या ये है कि भारत में, पूरे भारत में सारे लोग ऐसा माहौल नहीं था कि सब कोई एक भाषा बोलता हो। अब आप एक खुद मामला सोच के देखिए, अपने गांव का एक माहौल लीजिए। उस गांव में 100 लोग हैं, 10 हिंदी बोल रहे हैं, 10 इंग्लिश बोल रहे हैं, 10 तमिल बोल रहे हैं, 10 तेलुगु बोल रहे हैं, 10 बंगाली, इस तरीके का माहौल है। और हिंदी वाले को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, इंग्लिश वाले को तेलुगु तमिल समझ में नहीं आता है, तमिल वाले को बाकी कोई भाषा समझ में नहीं आता है। इस केस में क्या संभव है कि हम इन सारे लोगों को यूनाइट कर पाएँ? क्या संभव है कि हम इन सारे लोगों को
एकजुट कर पाए, कोई एक आंदोलन चला पाए, कोई एक संगठन बना पाए, कोई सभा अरेंज कर पाए, मुश्किल है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने सिंपल ये सोचा कि अब तक तो जो है वो है, अब तक तो जितने लोग हैं उनको तो उतना बूढ़े लोग को समझाना तो आसान बात नहीं है, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है, क्यों ना हम विद्यालय में, स्कूलों में हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम एक भाषा कॉमन हो जो सब कोई पढ़े। इससे होगा ये कि लगभग सारे लोग किसी एक भाषा को तो सीख पाएंगे। अगर हमें कोई आगे जाके आंदोलन ही करना हो, अगर हमें कोई एक बड़ा मीटिंग ही अरेंज करना, कोई असेंबली करना हो, कोई आंदोलन करना हो और सबको एकजुट करना है और सब कोई एक भाषा जानता ही नहीं है, भाषा दिया जा रहा है जय जवान जय किसान, पीछे खड़े आदमी को जय जवान जय किसान का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे बोला जा रहा है दिल्ली चलो, दिल्ली तो सुने हैं कि सर दिल्ली कहीं तो है, कोई जगह है, लेकिन चलो का मतलब मालूम ही नहीं है। तो आगे नारा लग रहा है दिल्ली चलो, पीछे वाले को मालूम ही नहीं है चलो का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए जब भी हम कोई आंदोलन करें तो बेहतर है कि सारे लोग कम से कम एक भाषा जानते हों अच्छी तरीके से। इसके लिए सरकार ने ये प्रावधान किया कि स्कूलों में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य है, बच्चों को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, हिंदी सबको पढ़ना है। और जैसे ही ये हुआ फिर वही काम, चारों तरफ विरोध होना शुरू हो गया, चारों तरफ अनशन होने शुरू हो गए कि क्यों आपने हिंदी को अनिवार्य बनाया, क्यों नहीं आपने दूसरे भाषा को अनिवार्य बनाया, इंग्लिश चल ही रहा था, क्यों आप हिंदी को अनिवार्य बना रहे हैं। इस तरीके से 1937 में एक आंदोलन हुआ। और इसके बाद हम लोग अगली डेट पे चलते हैं, वो डेट है 1949 का। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ या फिर यहीं पे समझ लेते हैं, 1949 का डेट। और जैसे ही आपके सामने 1949 का डेट आता है, फिर आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, इस समय अपने वहाँ का कंडीशन क्या था। 1947 में ऑलरेडी हम लोग का देश आज़ाद हो चुका है, आज़ादी मिल चुका है। 1949 का जो समय था, इस समय हमारा संविधान तैयार हो रहा था, संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। जैसे ही संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, 1949 में एक डेट आपको याद रखना है, 12 सितंबर का डेट, 12 सितंबर। ये डेट कौन सा है? 12 सितंबर 1949। इस दिन संविधान सभा में एक मुद्दे पर डिस्कशन होने वाला था, एक मुद्दे पर बहस होने वाला था। वो मुद्दा था भाषा का। भाषा का मुद्दा ये था कि किस भाषा को हम राष्ट्रभाषा घोषित करें, किस भाषा को हम मातृभाषा बनाएं, किस भाषा में आधिकारिक कार्य होंगे, किस भाषा में सुप्रीम कोर्ट में काम चलेगा, संसद में कौन सा भाषा यूज किया जाएगा। इन सारे मुद्दे पर इसी दिन बहस होने वाला था। अब इस दिन बहस होने वाला है 12 सितंबर, संविधान सभा का माहौल है, संविधान बन रहा है। अब जब बहस होना हुआ तो बहस में अब सारे लोग अपना अपना मत दे रहे हैं। अब उसमें जो अलग अलग नाम करके आता है वो है, इस दिन एक नाम आता है एन गोपालास्वामी अयंगर। मैं यहाँ लिखता हूँ एन गोपालास्वामी अयंगर। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये सिंपल बोल रहे हैं कि हम आधिकारिक भाषा के तौर पर, अब तक तो अंग्रेजी भाषा यूज करते आए हैं 15 साल पहले। मैं डेट आज का बात नहीं बता रहा हूँ, ये बात है 1949 का। इस दिन से 15 साल पहले से अंग्रेजी भाषा किस तरीके से यूज होता था? आधिकारिक भाषा के तौर पे, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। चूंकि इसके पहले 15 सालों से हम अंग्रेजी भाषा यूज कर रहे हैं, अब हमें हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में यूज करना चाहिए। ये बात कौन बोल रहा है? एन गोपालास्वामी अयंगर। तो डिबेट में एन गोपालास्वामी अयंगर क्या बोले कि हमें अंग्रेजी के जगह पे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज करना चाहिए। उसके बाद दूसरा नाम इसमें आता है, वो नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब ये क्या बोल रहे हैं? इन्होंने बोला कि भारत में सिर्फ और सिर्फ एक भाषा हिंदी ही है। ठीक, भारत में सिर्फ और सिर्फ एक भाषा हिंदी ही है और हमें ये माहौल, हमें ऐसा भारत में माहौल बनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग हिंदी को सीख सकें, अधिक से अधिक लोग हिंदी का इस्तेमाल करें। और चूंकि भारत की एकता के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक समाज में रहने वाले कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल, और तमिल वाले को बाकी भाषा नहीं आता है, हिंदी को बाकी भाषा नहीं आता है, ऐसा समाज क्या कभी एकजुट हो पाएगा? एकता असंभव है। तो ऐसे केस में हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि भारत में अधिक से अधिक लोग हिंदी को अपनाएं, हिंदी का इस्तेमाल करें ताकि भारत में एकता आ सके। ये बात कौन बोल रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो आता है पंडित नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये साहब क्या बोल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। अब ये साहब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भारत में
भारत में हिंदी को हम क्यों ना, जो बेसिक एजुकेशन है उस एजुकेशन में हम क्यों ना मातृभाषा के रूप में उसको यूज करें। क्योंकि भारत किसी मजहब से नहीं जुड़ा हुआ है, भारत में जो भाषा है, जो हिंदी भाषा है, वो हिंदी भाषा किसी मजहब से तो जुड़ा नहीं है। इसलिए जो बेसिक एजुकेशन है, जो हम लोग का बुनियादी शिक्षा है, उस शिक्षा में हिंदी को हमें मातृभाषा के रूप में यूज करना चाहिए। ये बात कौन बोल रहे हैं? पंडित नेहरू। अब ये तीनों मुद्दा हम लोग देखने के बाद, जब ये तीनों मुद्दा देखा गया तो संविधान सभा में एक फॉर्मूला आया। उस फॉर्मूले का नाम क्या है? वो फॉर्मूला था मुंशी आयंगर फॉर्मूला। मुंशी आयंगर फॉर्मूला। इन सारे डिस्कशन के बाद, इन सारे बहस के बाद एक फॉर्मूला आता है, मुंशी आयंगर फॉर्मूला। ये कहाँ आता है? संविधान सभा में। इस फॉर्मूले से क्या हुआ? इस फॉर्मूले के जरिए किया ये गया कि 26 जनवरी 1950, ये मामला कब का है? 12 सितंबर 1949 का। अब जो मामला है वो 26 जनवरी 1950 का मामला। इस दिन 26 जनवरी 1950 के दिन 14 भाषाएं, हिंदी समेत 14 भाषाओं को, यानी एक हिंदी था, बाकी 13 और भाषाएं, इन 14 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची किसके लिए है? भाषा के लिए। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल कर दिया गया, सूचीबद्ध कर दिया गया। उसमें से हिंदी था। अब आपको ध्यान रखना है ये बात, क्योंकि मेन मुद्दा हम लोग का ऊपर दिख रहा है, भारत के राष्ट्रभाषा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए जब संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया, उसमें एक हिंदी था, लेकिन हिंदी इसलिए नहीं था कि दिस इज गोइंग टू बी आवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज नॉट गोइंग टू बी आवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज गोइंग टू बी ओनली वन ऑफ दैट 14 लैंग्वेज विच इज इंक्लूडेड इन आवर 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाएं शामिल की गई थी, उनमें से सिर्फ एक भाषा हिंदी था। ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्रभाषा घोषित हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। तो यहां तक मामला समझ में आ गया। किस तरीके से डेट बढ़ रहा है? 1916 का मामला, 1937 का मामला, 1949 का मामला। इस तरीके से अच्छा, कुछ दिन बाद ऐसा भी हुआ, लगभग ये बात 1963 का, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो 1963 का ये मामला है। उस समय प्रधानमंत्री ने सिंपल एक घोषणा कर दिया था कि जो भी कार्य होंगे, जो भी आधिकारिक कार्य होंगे, वो अब हिंदी में होंगे। उस पर भी काफी विरोध हुआ था। इस तरीके से जब भी सरकार ने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का कोशिश किया, राष्ट्रभाषा तो घोषित करने का कोई लंबा वैसा कोशिश हुआ नहीं है, राजभाषा के जैसे यूज करना हुआ या फिर आधिकारिक भाषा के जैसे यूज करना हुआ, जब भी ऐसा किया गया है तो चारों तरफ से विरोध, चारों तरफ से आंदोलन हुए हैं। तो इस तरीके से अब हमें समझना है, जो हम लोग का पृष्ठभूमि तो क्लियर हो चुका कि किस तरीके से पृष्ठभूमि आगे चल रहा है। अब हम लोग को समझना है कि क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है, या क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, या फिर अगर बनाया जाता है तो क्या आड़े आएगा, क्या उसमें मुश्किलें हैं, क्या कठिनाइयां हैं, वो हम लोग समझते हैं। तो आप लोग इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, तो में भी ऐसे बच्चे हैं जो नोट डाउन करना भी चाहते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग समझते हैं कि क्या ऐसा कंडीशन आना संभव है, क्या ऐसा संभव है कि हम भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दें। चलिए अब हम लोग अपने अगले मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है, बनना चाहिए। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक बात समझते हैं। आपको मालूम होगा कि भारत एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी वाला देश है, बहुत ज़्यादा इसमें विभिन्नताएं हैं, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग जातियाँ, हर एक तरह के लोग यहाँ भारत में रहते हैं। अब अगर इतना डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में भी आपको मालूम होगा कि भारत में लगभग 780 भाषाएं बोली जाती हैं। 750 से अधिक या लगभग 780 का आंकड़ा है। 780 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं आज के समय में। अब 780 भाषाएं भारत में बोली जा रही हैं, उसके बाद भी 2011 के जनगणना के हिसाब से, जब 2011 का सेंसस हुआ था जनगणना, इस जनगणना के हिसाब से भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 44%। क्लियर है? अब ये जो हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 44% है, इसमें से भी ये भी अभी मामला है, आप रुका हुआ नहीं है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ाते हैं। इस 44% लोगों में से भी लगभग कुछ ही लोग ऐसे थे जिनका नेटिव भाषा हिंदी था। नेटिव भाषा का मतलब देसी भाषा। अब वो कौन से लोग हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे भारत में कुल राज्य 28, ये भी आंकड़ा कहाँ से है? 2011 के जनगणना से भी ये भी आंकड़ा निकला हुआ है। 28 राज्य में से सिर्फ 8 राज्य, 28 में से भी सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोला जाता है या हिंदी समझने वाले लोग, बोलने वाले लोग मौजूद हैं ज़्यादा मात्रा में। अब ये भी 8 राज्य अभी फाइनल नहीं है। इस 8 राज्य में से भी 5 राज्य ही सिर्फ ऐसे हैं
5 राज्य ही सिर्फ ऐसे हैं जहाँ के लिए हिंदी नेटिव, जो मैं यहाँ बोल रहा था, जो हिंदी जो है वो नेटिव लैंग्वेज के जैसे यूज किया जाता है। हिंदी किस भाषा के जैसे? नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज का मतलब देसी भाषा। अब देसी भाषा किसे बोलेंगे? उठते बैठते गाते घूमते हुए बाजार में, घर में, आते जाते हर जगह लोग हिंदी ही यूज करें, ऐसे राज्य सिर्फ और सिर्फ 5 ही हैं पूरे भारत में। अब आप हमें ये बताइए, ऐसी डाइवर्सिटी वाला देश, इतने अलग अलग धर्म, इतनी जातियां, इतने मजहब, 44% ही ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। 28 में से सिर्फ 5 राज्य ही हैं जहां हिंदी एक नेटिव लैंग्वेज के जैसा यूज होता है। इज इट पॉसिबल टू बी हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज? क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए? ये बात मैं यहाँ नहीं बोलूँगा कि बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, बिकॉज दिस इज यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सोशल मीडिया, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन आपको कंक्लूजन आपको निकालना है। मैं यहाँ कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ कि बन जाएगा या नहीं बनेगा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आपको खुद अपने दिमाग से सोचना है। ये सारा आंकड़ा है, भारत में 780 भाषाएं हैं, 780 में से सिर्फ एक ही भाषा है हिंदी। सर 780 में से एक का औकात है? ये ध्यान पर रख के चलना है, या अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो मामला समझ में आता जाएगा। 780 भाषा में से एक भाषा है हिंदी। 2011 के जनगणना के हिसाब से 44% ही ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। 28 में से सिर्फ 8 राज्य हैं जहां हिंदी बोला जा रहा है। इस 8 में से भी सिर्फ 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां नेटिव लैंग्वेज के रूप में हिंदी को यूज किया जाता है। अब ऐसे मामले में आप खुद सोचिए कि क्या हिंदी को, अच्छा एक एंगल और लाते हैं इसमें। वो एंगल ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये मालूम भी होगा, कहीं ना कहीं भाषा हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है। भाषा का धर्म, भाषा का जो संबंध है कहीं ना कहीं वो धर्म से भी है, क्योंकि जैसे ही हम हिंदी का नाम लें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हिंदू आता है। जैसे ही हम किसी और भाषा का नाम, जैसे उर्दू भाषा का नाम लें, हमारे दिमाग में मुस्लिम धर्म आता है। जैसे हम किसी और ईसाई वगैरह का, या फिर अगर हम पंजाबी भाषा का अगर हम नाम लें, हमारे दिमाग में तुरंत पंजाबी लोग यानी कि सिख धर्म हमारे दिमाग में आ जाता है। इस तरीके से भाषा का कहीं ना कहीं कनेक्शन धर्म से है। और जैसे ही ये मामला धर्म का हुआ, सर आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम होगा कि भारत कौन सा देश है? एक धर्म निरपेक्ष देश है। और धर्म निरपेक्ष देश का मतलब ये होता है कि किसी एक देश के पक्ष में झुककर सरकारें काम नहीं करेंगी। सरकार ये कतई कोशिश नहीं करेगा कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदू के लिए हम कोई बड़ा सा कांड कर दें। ऐसा करना क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इस केस में भी ये संभव नहीं लग रहा है। ये ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। संभव तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मामला कुछ दिन पहले 370 के लिए भी लोग डायलॉग मारते थे कि भारत से 370 हटना सर मुश्किल है, असंभव है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है 370-35 से, लेकिन कांड हो गया। तो ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि अच्छा, ये आपको डाउट नहीं लगाना है कि अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो हो ही जाएगा। हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा सिंपल है कि जो भी यहाँ जानकारी है वो जानकारी मैं दे दूँ, कंक्लूजन आप लोग खुद निकालेंगे। तो यहाँ से मुश्किल है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा घोषित कर सकें। तो इस तरीके से क्या आपको अंदाज़ा लग चुका है कि दूसरा मुद्दा हम लोग क्या देखने वाले थे? उसके बाद हम लोग आएंगे कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा है भारत में, क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? उसके लिए भी अब हम लोग चलेंगे सीधे संविधान में। क्यों ना हम संविधान को ही खंगाल लें। संविधान से हम लोग जाकर पता कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जहाँ पे हमें हिंदी भाषा के बारे में जानकारी मिलता है। तो उसके लिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से। उसके लिए हम लोग देखते हैं, इसको मैं यहाँ से साफ करके हम लोग आ जाते हैं सीधे कि कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। और इसके लिए हम लोग सीधे चलते हैं संविधान के पास। देखिए ध्यान से, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, संविधान ऐसा कहीं नहीं बोलता है कि भारत का राष्ट्रभाषा फला है। फला का मतलब ये सिर्फ मुद्दा हिंदी का ही नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। यानी भारत में राष्ट्रभाषा नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं उल्लेख है ही नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया, स्पष्ट क्लियर हो गया। अब आपको कंक्लूजन में निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में आप सोचते रहिएगा। इसका मतलब इतना तय हो गया कि भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है। अब हम लोग एक आध अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा आता है 8वीं अनुसूची, यानी 8वीं एर्थ शेड्यूल। थोड़ा सा अंग्रेजी का भी तड़का डालते हैं, एर्थ शेड्यूल। क्लियर? अब 8वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहले, इसके पहले मैं थोड़े पहले आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 को 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। कुछ देर पहले मैं बताया था। आज वो 14 भाषाएं बढ़ के कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं। यानी कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं?
22 भाषाएं, और ये 22 भाषाएं किस तरीके की हैं? ये 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं वो भाषाएं हैं जिनको संविधान मान्यता दे चुका है कि भारत में ये 22 भाषाएं धूमधाम से बोली जाती हैं। ये हो गया 8वीं। अच्छा, इसमें हिंदी शामिल है। अब फिर मैं आपको एक बात बता दूं, संविधान के 8वीं अनुसूची में भी हिंदी को शामिल होने से ये तय नहीं होता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्लियर है ये बात? उसके बाद हम लोग अपने अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 351, ये 351 अनुच्छेद ये बोलता है कि सरकार भारत में हिंदी भाषा के प्रमोशन के लिए, हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए कोशिश करेगी। भारत सरकार ये कोशिश करेगी, भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हिंदी भाषा को प्रमोट करे, हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाए, प्रोत्साहित करे लोगों को कि वो हिंदी भाषा ज़्यादा से ज़्यादातर बोलें, ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये है गवर्नमेंट ड्यूटी टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। क्लियर? not as a national language but as native language, कि आप इसको बोलें, अधिक से अधिक लोग इसको बोलें। फिर अगला अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं। वो अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 343। ये अनुच्छेद ये बोलता है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा होगी। इसको मैं बोल्ड में लिखता हूँ, हिंदी हमारे देश की या हमारी आधिकारिक भाषा, आधिकारिक, यार ये मैं क्या लिखा हूँ, आधिकारिक भाषा होगी। अच्छा, आधिकारिक भाषा का मतलब ये है ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब वह लैंग्वेज जो गवर्नमेंट बिजनेस में, सरकारी कार्य, जो भी कार्य होते हैं उसमें यूज होता हो। सरकारी कार्य का मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये भाषा यूज होना चाहिए, ये पार्लियामेंट में ये भाषा यूज होगा, यानी कि ऐसे जो भी जगह है जहाँ सरकारी कार्य वगैरह होते हैं वहाँ पे कौन सा भाषा यूज होगा? वहाँ पे भाषा यूज होगा हिंदी। और ये कौन सा भाषा होगा? आधिकारिक भाषा होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इतना समझ चुके हैं कि इसका पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से हिंदी का हमारा सफ़र रहा, कैसे कैसे उसको राजभाषा के रूप में या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया, फिर कौन सी भाषा। अब ये आपके ऊपर मैं निष्कर्ष छोड़ता हूँ, आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं, जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं कि आपको ये लेक्चर्स, पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको क्या लगा है, ये क्या पता चला है कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है। तो ये सवाल आपसे मैं फिर पूछता हूँ वीडियो बंद करने से पहले कि भैया भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, कमेंट करके हमें तुरंत बताइएगा जैसे ही आप वीडियो एंड हो। क्लियर? चलिए, तो ये रहा हम लोग का आज का मुद्दा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी रोचक, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल। जय हिंद।